हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 2 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इंडिया नीड्स मोर नंबर ऑफ मंडीज विथ स्मॉलर एरिया ऑफ कवरेज। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is one of the responsible factors for farmers who are not selling their produce at mandis। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको इसी न्यूज आर्टिकल में मिलेगा। काफी अच्छा न्यूज आर्टिकल है, इसके ऊपर हम और 2 क्वेश्चन भी देखेंगे। इस न्यूज आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये जो रिसेंटली लॉ बनाया गया है, पॉपुलरली नोन एज एफपीटीसी एक्ट, पूरा नाम क्या है इसका? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। तो उसके अंदर कौन सी कमियां है, उसको इनेक्ट करने के बाद भी कौन सी कमियां रह जाएगी सिस्टम में, तो ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 1976 में 1976 के अंदर इंडिया के अंदर टोटल 4145 लार्ज मार्केट्स थे। और अगर एवरेज एरिया की बात करें कि एक मार्केट का एवरेज एरिया कितना था, तो वो था 775 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है, उन्होंने गवर्नमेंट को ये रेकमेंड किया कि ये जो मंडी है उसकी साइज जो है वो कम करनी चाहिए और उसके नंबर ऑफ मंडीज जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि टोटल 41,000 मंडीज होनी चाहिए और उन सबकी एवरेज साइज जो है वो 80 स्क्वायर किलोमीटर की होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू रीच द मंडीज ऑन टाइम। मतलब कि फार्म से जो मंडी है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज साइज ऑफ मंडीज। तो उन्होंने ये कहा था कि नंबर ऑफ मंडीज जो है उनको इंक्रीज करना चाहिए और उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसे रिड्यूस करना चाहिए। उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि इसकी वजह से इंडिया के अंदर 41,000 मंडीज की जरूरत है। लेकिन अगर 2019 की बात करें, एज ऑफ 2019 देयर आर ओनली 6,630 मंडीज इन इंडिया। और अगर उनकी साइज की बात करें तो एवरेज साइज है 463 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि गवर्नमेंट ने इसके बाद एक और कमेटी बिठाई इसके ऊपर 2017 में। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया चेंज किए, लेकिन उन्होंने भी ये रेकमेंड किया कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 मंडीज होनी चाहिए। तो मतलब कि इंडिया नीड्स मोर नंबर ऑफ मंडीज विथ लेसर जियोग्राफिकल एरिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, वो भी इसी आर्टिकल में दिया गया है कि रीजन ये है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर फार्मर्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में बिलोंग करता है एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच द मंडीज ऑन टाइम। बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि फार्म से लेके मंडी तक में अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं सो दैट इज इनफ। अगर उससे ज्यादा टाइम लगता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो बेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पहुंचाना है, सो दे आर पेरिशेबल गुड्स, तो यहां पे डिफिकल्टी जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये एक ऐसा फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर्स हु आर नॉट सेलिंग देयर प्रोड्यूस एट मंडीज। फार्मर्स क्या करते हैं कि उनके खेत के बाहर ही अपनी प्रोड्यूसेस जो है वो सेल कर देते हैं। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ लेटेस्ट फार्म लॉज none of the Indian states allowed to establish private market outside APMCs. Second, private investment in India's agriculture market is poor because of higher transactional cost. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये जो कानून बनाए गए हैं उससे पहले किसान जो है वो एपीएमसी के बाहर अपनी प्रोड्यूस सेल नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है। इसी आर्टिकल में कहा गया है कि देयर वर ऑलरेडी 18 स्टेट्स विच अलाउड टू एस्टैब्लिश
private markets outside APMCs. There were 19 states that allowed direct purchase of agriculture produce from the farmers, and there were 13 states which allowed establishment of farmers market outside APMCs. तो मतलब कि पहले भी ये मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इंडिया के अंदर एग्री मार्केट के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, उसका एक रीजन ये है हायर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। इसी आर्टिकल में दिया गया है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि प्राइवेट मार्केट्स जो है वो मंडी का रोल टेक ओवर करते हैं, सो दे इनकर कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग कलेक्शन सेंटर ओपन करने पड़ेंगे, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, जो कलेक्शन सेंटर है उसके ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी। अगर मान लो कि कॉर्पोरेट रिटेल चेन है तो उनको अर्बन एरिया के अंदर कुछ कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। तो अगर मान लो कि नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल ज्यादा है तो ये कॉस्ट जो है वो और भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीक्स इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू द इंडियाज एग्री मार्केट, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। Question number 3. Which of the following statement is or are correct? First, rising input and labor costs necessitates a regular upward revision of MSPs, that is minimum support prices. Second, government is currently fixing MSPs above C2 cost of production. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अगर मान लो कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होती है, दैट मीन्स कि फार्मर्स जो सीड का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स, वाटर, तो इन सब की कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है, लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है, सो गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज दी एमएसपीज। गवर्नमेंट को इसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा एट अ हायर लेवल। लेकिन इंडिया के अंदर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। इस पैराग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछले 5-6 सालों से एमएसपीज जो है उसके अंदर कोई कंसिडरेबल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज करंटली द एमएसपीज आर डिटरमाइंड बाय A2 प्लस FL मेथड। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। एमएसपी डिटरमाइन करने के लिए 3 फैक्टर्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज A2, उसके बाद है A2 प्लस FL और तीसरा है C2। A2 के अंदर क्या होता है, जितनी भी इनपुट कॉस्ट है सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाता है। मतलब कि किसान जो है उसके द्वारा जो सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, तो ये सब जो इनपुट कॉस्ट है उन्हीं को कंसिडर किया जाता है और उसके बेसिस पे एमएसपी की फॉर्मूला बनती है। A2 प्लस FL मेथड क्या है? FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, मतलब कि उनके फैमिली में से जितने लोगों ने काम किया है उन सभी की जो लेबर कॉस्ट है उसको भी कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे एमएसपी की नई फॉर्मूला बनती है। C2 का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो लैंड रेंटल्स है एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन उसको भी कंसिडर किया जाता है। मतलब कि आपकी जमीन है, अगर मान लो कि आपने किसी को किराए पे दी है तो वहां से आपको जो रेंट मिलता वो भी कवर किया जाता है। उसके अलावा अगर मान लो कि आप उस जमीन में से आपको जितने भी पैसे मिलते हैं उसको आप किसी को इंटरेस्ट पे दे देते, तो वहां से आपको इंटरेस्ट की कितनी कमाई होती वो भी कंसिडर किया जाता है। तो C2 मेथड के द्वारा एमएसपी जो है वो सबसे हाईएस्ट मिलेगी किसानों को। A2 मेथड के द्वारा सबसे लोवेस्ट एमएसपी मिलेगी। गवर्नमेंट जो है वो अभी A2 प्लस FL मेथड को फॉलो कर रही है। तो यहां पे ये लिखा है कि गवर्नमेंट इज करंटली फिक्सिंग एमएसपीज अबव C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पे ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट को एमएसपीज जो है वो 50% अबव द C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। तो ये भी एक रीजन है कि एमएसपीज का जो मैकेनिज्म है वो अभी वीक होता जा रहा है। तो ये भी किसानों की एक चिंता है कि कहीं एमएसपी जो है वो खत्म ना हो जाए। तो यहां पे हमने देखा इस आर्टिकल में
कि रीजंस क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस तरीके से अफेक्ट करती है, एमएसपी किस तरीके से वीक हो रहा है, और लास्ट में यहाँ पे स्टेप भी दिए गए हैं कि कौन से स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लेने चाहिए। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिसिन was recently allowed to perform general surgeries? First homeopathy, second आयुर्वेद, थर्ड यूनानी एंड फोर्थ नेचुरोपैथी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी आयुर्वेद। आयुर्वेद के ऊपर ये रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि आयुर्वेद के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है वो अभी कुछ टाइप की जनरल सर्जरीज है इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल सर्जरी वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट्स को सर्जरीज परफॉर्म करने देना चाहिए या नहीं, तो उसके अगेंस्ट में ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था। यहाँ पे कौन से स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लेने चाहिए वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। Question number 5, which of the following statement is or are correct? First, RTI does not require information seekers to disclose their personal details. Second, if Central Public Information Officer is satisfied that the information includes larger public interest, he can ask for personal information of an individual information seeker. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में ये कहा है कि आरटीआई एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन सीकर है मतलब जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी पर्सनल डिटेल्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये करेक्ट हुआ। इट अलाउज राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो। इंफॉर्मेशन सीकर जो है उसके पास राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन अगर मान लो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या फिर उसकी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, अगर उनको ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करनी चाहिए तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। तो रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर ये केस हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे जो एक्टिविस्ट थे उनका एड्रेस कंट्रोवर्शियल बना था कि क्या उनका एड्रेस जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है या नहीं, उनका एड्रेस डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं। तो उसके चलते यहाँ पे कोलकाता हाईकोर्ट जो है उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला दे रखा है कि ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ऐसी चीजें जो है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इस पैराग्राफ में आपको ये फैक्ट जो है वो मिल जाएंगे और पर्टिकुलर ये पैराग्राफ में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन होना चाहिए वो भी मिल जाएगा। ये भी कल के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। अब जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो आज के न्यूज़पेपर से है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट करंट ट्रेंड्स ऑफ जीएसटी रेवेन्यू? फर्स्ट, जीएसटी रेवेन्यू फॉर लास्ट 2 months could reduce the due amount of GST compensation to the states. Second, the cumulative present GST collection of 2020-21 is higher than the same period of 2019-20. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। आज के न्यूज़पेपर में ये फ्रंट पेज पे है कि जीएसटी इनफ्लोज टॉप 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो। पिछले 2 महीने से ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन का जो इश्यू है वो ड्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर सकती है। अगर हम क्यूमुलेटिव जीएसटी की बात करें 2020-21 के पहले 8 महीने की, तो पिछले साल सेम पीरियड की कंपैरिजन में ये 17% कम है, 17.4% कम है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इट इज हायर देन द सेम पीरियड ऑफ 2019-20, इसलिए ये गलत होगा। आंसर इज ए 1 ओनली। रीजन आप सभी को पता है कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये कलेक्शन जो है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल? डीडीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it replaces the district planning and development boards in all districts. Second, it prepares and approves district plans and capital expenditure. Third, it does not allow any kind of reservation. तो
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, उनको रिप्लेस करता है, जिसका टेन्योर जो है वो 5 इयर्स का होता है और यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इट प्रिपेयर्स एंड अप्रूव्स डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी स्पेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये होता है। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज इट अलाउज फॉर 3 रिजर्वेशंस फॉर एससीज, एसटीज एंड वुमन। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। सो अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अक्टूबर महीने में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी की थी कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई जाएगी। तो अभी उसके इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 48.6% आया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020? First, it dismantles all the mandis operated by state governments. Second, it allows sale of farm produces outside APMCs except fruits and vegetables due to perishability. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको कहा था कि ये मंडीज जो है वो पहले भी ऑपरेट करती थी, अभी भी ऑपरेट करने वाली है। इट डज नॉट डिसमेंटल एनी मंडीज ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने जैसे आपको बताया कि वो ऑलरेडी फार्मर्स जो है वो अपने फार्म के बाहर ही सेल करते थे ड्यू टू इट्स पेरिशेबिलिटी। अभी क्या हुआ, इसके अंदर फूड ग्रेन्स और जितने भी क्रॉप्स है उन सभी को इंक्लूड किया गया है कि मतलब फार्मर जब चाहे कोई भी क्रॉप, कोई भी प्रोड्यूस एपीएमसी के बाहर या अंदर सेल कर सकता है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा इस वर्ड की वजह से। यहां पे लिखा है कि एक्सेप्ट। सो आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपको यहां से मिल जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अभी ये स्टैंड ऑफ चल रहा है कि किसका ओपिनियन क्या है इन फार्म लॉस के बारे में, बिकॉज काफी सारे फार्मर्स जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अडॉप्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अप्रोच once the vaccine for COVID-19 is prepared. Second, the Covishield vaccine is being developed by Indian firm Serum Institute of India alone. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह दिया है कि नो यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीन प्लान इज रिक्वायर्ड। सभी को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि कुछ कंसिडरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल जाती है तो इन्फेक्शन की चेन जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर चेन ब्रेक डाउन हो जाती है मतलब कि इन्फेक्शन फैलने का रेट जो है वो कम हो जाएगा और वी विल अचीव हर्ड इम्यूनिटी। तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड अलोन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूएस की जो एस्ट्राजेनेका है फार्मा कंपनी है, तो ये दोनों के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के साथ ये वैक्सीन जो है वो डेवलप कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। सो अभी काफ़ी सारी वैक्सीन जो है उसके ट्रायल चल रहे हैं, इस वजह से ये पूरा वैक्सीनेशन का टॉपिक जो है वो न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली? फर्स्ट, जलयुक्त शिवार मध्य प्रदेश। सेकंड, लसीपा अ प्री मॉनसून रिचुअल राजस्थान। एंड थर्ड, इरिगेशन ऑफ पैडी फील्ड्स इन जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जलयुक्त शिवार इज अ प्रोग्राम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी
उन्होंने ये जल युक्त शिवार प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। लसीपा जो है वो एक रिचुअल है, प्री मॉनसून रिचुअल, जिसके अंदर सारे लोग जो है वो वाटर बॉडीज के आसपास इकट्ठे होके वाटर बॉडीज को क्लीन करते हैं और उसी के साथ में उसको डिसिल्ट भी करते हैं। तो ये एक रिचुअल है, राजस्थान के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। ये जीरो वैली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे पैडी फील्ड्स को सभी लोग मिलके मॉनसून से पहले वहाँ पे इरिगेशन की कैनाल्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये दोनों पैर जो है वो करेक्ट है। आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। जलयुक्त शिवार जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपना रिपोर्ट दिया है एंड इट रेज्ड सर्टेन ऑब्जेक्शंस ओवर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।